जय हिंद दोस्तों। स्वागत आप सबका फिर से एक बार नॉलेज विद मास्टर जी में। आप सबकी डिमांड पर आज हम हरियाणा जी के स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये आज पहली क्लास होगी और शुरुआत करेंगे हम हरियाणा की हिस्ट्री से और एक बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ हम इसको लेकर चलेंगे। शुरुआत से लेकर एक बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम पढ़ेंगे। हरियाणा जी के में हमारी कोई कमी नहीं रहेगी जब हमारी जो एक क्लास है, कोर्स है, कंप्लीट हो जाएगा। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आगे इसी तरह और भी आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। तो बस इसी के साथ आज की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। हमने हिस्ट्री को 3 रूपों में बांट दिया: प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल उस समय को कहते हैं, उस काल को कहते हैं जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, जिसका कोई लिखित में रिकॉर्ड नहीं है, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आता हमारा आद्यैतिहासिक काल, यानी कि वो समय जिसका लिखित साक्ष्य तो है लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया है। जैसे कि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आद्यैतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। उसमें जो भी हमें प्रमाण मिले हैं आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया है, इसीलिए उसको रखा गया आद्यैतिहासिक काल में। तीसरा आता हमारा ऐतिहासिक काल, यानी कि वो काल जिसका लिखित प्रमाण भी मिलता है और जिसको पढ़ा भी गया है, वो आते हैं ऐतिहासिक काल के दौरान। तो जो पहला हमारा प्रागैतिहासिक काल, उसको 3 भागों में बांट दिया गया: प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल 2 शब्दों से मिलकर बना है। पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। तो इससे पुरापाषाण में क्या है, जो पुराने स्थलों से प्राप्त पत्थर हैं और उससे औजार मिले हमें, उनके महत्व के बारे में बताता हमें पुरापाषाण काल। और पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 20 लाख वर्ष से लेकर 12,000 साल पहले तक का जो समय है वो पुरापाषाण काल के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, वो ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी दर्ज की गई है, यानी विश्व धरोहर स्थल के रूप में उनको दर्जा दिया गया है। तो ये पूरा जो पाषाण काल है उसके सबसे पुराने साक्ष्य के रूप में इनका वर्णन होता है। इसके बाद जो मानव के इतिहास की जो भी घटनाएं आज तक हुई हैं उसमें 99% घटनाएं इसी काल की हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो टाइम पीरियड भी तो देखो आप, 20 लाख साल से लेके पहले का जो समय था 20 लाख साल का, वहाँ से लेके 12,000 साल पहले तक का समय सारा का सारा पूरा पाषाण काल में आता है। और इतने लंबे पीरियड में कितनी घटनाएं हो चुकी होंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जो 99% घटनाएं हैं मानव इतिहास की इसी काल के दौरान घटित हो गई थी। और आग की खोज भी कब हुई थी? इसी काल में हो गई थी, पुरापाषाण काल में। इसके बाद हरियाणा में जो पुरापाषाण काल की बात करें, वहाँ से क्या अवशेष मिले हरियाणा में? हरियाणा में सबसे पहले क्षेत्र आता है पिंजौर क्षेत्र, जो कि शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। पिंजौर कहाँ है? अभी पिंजौर पड़ता है पंचकुला में। कहाँ पे पड़ेगा? पंचकुला। अभी पंचकुला में इसके बारे में पढ़ते हैं, पिंजौर क्षेत्र के बारे में। कहता जो प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं मानव जीवन के, वो हमें मानव खोपड़ी मिली है एक। और मानव खोपड़ी कितनी पुरानी है? 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। और ये हरियाणा में मिले सबसे प्राचीन साक्ष्यों में से एक है, या ये कहें कि सबसे पुराने साक्ष्य यही है जो हमने मानव की खोपड़ी मिली है। कहाँ से? पिंजौर क्षेत्र से। और इसकी खुदाई किसने करवाई थी? डॉक्टर पिलग्रिम ने करवाई थी। और ये हमें अवशेष मिले कहाँ से हैं? पिंजौर से मिले हैं, सुकेतड़ी से मिले हैं, कालका से मिले हैं। और तीनों के तीनों कहाँ पर हैं? पंचकुला में। तो ये स्थान इनसे हमें मिले हैं, पुरापाषाण काल के जो हमारे हैं अवशेष मिले हैं उसके। आगे चलते हैं, नवपाषाण काल देखते हैं। सॉरी, अभी हमारा एक अरावली क्षेत्र और रहता है। हमने देखा पिंजौर क्षेत्र, पिंजौर के साथ साथ अरावली क्षेत्र से भी हमें इसके अवशेष मिले हैं। अरावली क्षेत्र में कहाँ पर? फिरोजपुर जिरका और कोटला, दोनों कहाँ हैं? नू में। यहाँ से भी हमें इसके अवशेष मिले हैं।
ये अवशेष के रूप में क्या मिला वहाँ से मिला गोलदार पत्थर और एक चमकदार पत्थर। वो सब हमें कहाँ से मिले? अरावली क्षेत्र से। तो पिंजौर क्षेत्र और अरावली क्षेत्र, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से हमें पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हरियाणा में। फिर उसके बाद आगे हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण युग। इसमें क्या है, पर्यावरणीय बदलाव शुरू हो गए थे मध्य पाषाण काल में। इसे मध्य पाषाण युग के साथ साथ मेसोलिथ भी कहते हैं। और इसका जो समय है मध्य पाषाण काल का, वो 12,000 साल पहले से लेकर जो 10,000 साल पहले तक का समय था, वो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। और इसी काल में जाकर क्या है, जो पहले पत्थर के बड़े बड़े औजार हुआ करते थे इससे पहले, तो इस काल में आकर पत्थर के औजार छोटे हो गए और इसीलिए इसको लघु पाषाण कहा जाता है, यानी कि माइक्रोलिथ कहते हैं। और इस काल में पशुपालन का शुरुआत हो गई थी। कौन से में? मध्य पाषाण काल में पशुपालन। तो उसके बाद आता है नवपाषाण युग। नवपाषाण युग की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कब माना जाता है? आज से 10,000 साल पहले का जो समय है वो नवपाषाण युग का समय माना जाता है। और इसी युग में, नवपाषाण युग में ही पहिए का आविष्कार किया गया था। इसके अलावा हम कुछ फैक्ट्स जानते हैं, जैसे कि कुछ हम तिथि, पहले हिस्ट्री के बारे में जो जानते हैं, तो कुछ कहीं लिखा होता है 750 BC, 650 AD या ईस्वी लिखा होता है या ईसा पूर्व लिखा होता है। तो उनका अर्थ क्या होता है और BC और AD की फॉर्म क्या होते हैं वो देखते हैं। कहता अंग्रेजी में जो BC है उसको हम ईसा पूर्व लिखते हैं हिंदी में, और उसका अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व लिखते हैं। कभी कभी इन तिथियों से पहले AD भी लिखा होता है। AD को हिंदी में लिखते हैं ईस्वी, और AD की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। ये दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ईसा के जन्म के वर्ष से, यानी कि ईसा का जो जन्म का वर्ष है उसको डिनोट करता है ये। लेकिन आजकल क्या है, ये टर्म है वो इनकी जगह दूसरी टर्म ने ले ली है। जैसे कि आजकल AD की जगह क्या लिखा जाता है? AD की जगह लिखा जाता है CE, यानी कि कॉमन एरा। और BC की जगह क्या लिखते हैं? BCE, बिफोर कॉमन एरा। अभी ये टर्म यूज होने लगी है AD और BC की जगह पर। तो आगे चलते हैं कि जो मानव का जैविक नाम या कह सकते हैं साइंटिफिक नाम है वो आप सभी जानते हैं क्या है? होमोसैपियन। और मनुष्य है उसने सबसे पहले धातु का प्रयोग किया था। कौन सी धातु का? तांबा धातु का प्रयोग किया था। भारत में कह लो या पूरे दक्षिण एशिया में जो सर्वप्रथम मानव के जीवाश्म के जो प्रमाण मिले हैं वो किसे मिले थे? अरुण सोनकिया जी को मिले थे। हथनोरा एक जगह है नर्मदा घाटी के अंदर, 1982 में उन्हें ये प्रमाण मिले थे कि मानव के जो जीवाश्म है, मानव के होने के जो प्रमाण मिले थे वो अरुण सोनकिया जी को मिले थे हथनोरा में। आगे चलते हैं। शांति रखना भाई, कभी ये सोचने लगो कि भाई हरियाणा जीके पढ़ाने थी, ये क्या हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाने लगे, हरियाणा का तो वर्णन ही नहीं है। थोड़ा सा ये इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। उसके बाद हम हरियाणा के जो स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता में हरियाणा के बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिले हैं, उनका वर्णन भी करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है, तो शांति से थोड़ा सा ये देख लो। उसके बाद हरियाणा में ही चल रहे हैं। तो फिर उसके बाद आती है हमारी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसी को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पहला उत्खनित बस्ती है जिससे सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई है, यानी कि सिंधु सभ्यता की जो जानकारी मिली हमें इसी हड़प्पा सभ्यता से मिली है। हड़प्पा को खोजा गया था सबसे पहले, जो पहला स्थान था वो हड़प्पा ही था जो हमें सिंधु सभ्यता के रूप में मिला था। इसीलिए इसको हमने हड़प्पा सभ्यता भी बोल दिया। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने करी थी 1921 में। और ये जो सिंधु से हड़प्पा सभ्यता है ये कौन सी नदी के किनारे है भाई? ये पड़ती है हमारी रावी नदी के किनारे पर। कौन सी? रावी नदी। रावी नदी के किनारे पड़ेगी हड़प्पा सभ्यता। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। आगे चलते हैं। अलेक्जेंडर जो कनिंघम है उसको भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा भाई कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। हड़प्पा जो सभ्यता थी हमारी उसको कांस्य युगीन थी वो, यानी कांस्य का यूज करते थे वो, ब्रोंज का यूज करते थे अपने टाइम पे।
जबकि जो विश्व की जो दूसरी सभ्यताएं हमें देखने को मिली हैं, जिनका भी हमें ऐतिहासिक पता चला है, प्रमाण मिले हैं, वो सभी ताम्र युगीन सभ्यताएं थी, यानी कि वो तांबा धातु का यूज करते थे। हड़प्पा कैसी थी? कांस्य युगीन। और बाकी की जो सभ्यताएं हमें मिली हैं वो कैसी थी? ताम्र युगीन, यानी वो तांबे का यूज करते थे, और हड़प्पा वाले कांस्य का, ब्रोंज का। अब जो ब्रोंज होता है, कांसा होता है, वो किसका मिश्रण होता है? तांबे और टीन का मिश्रण होता है, यानी कॉपर और टीन का जो मिश्रण है वो मिलके बनता ब्रोंज। वह क्षेत्र जहाँ यह फैली थी, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता फैली थी, मिस्र और मेसोपोटामिया से बड़ा था। हड़प्पा सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा क्षेत्र था। हड़प्पावासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, और उनकी प्रजाति कौन सी थी? भूमध्य सागरीय। तो इतना कुछ हमें जानने को मिला। आगे जो हड़प्पा सभ्यता का जो वर्गीकरण है उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले हम अगर जो टाइम पीरियड देखें, वो हमारा है 2350 से लेकर 1750 तक। सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता, उसका टाइम पीरियड 2350 से लेकर 1750 तक का। अभी इसको भी दो भागों में अलग अलग बांट दिया। पहला परिपक्व काल, जिसको हम नगरीकरण का काल बोलते हैं, जो कि 2350 से 2000 तक के समय के बीच में पड़ता है। और फिर उत्तर या ग्रामीण या फिर ह्रास हड़प्पा काल, यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा, पतन होने लगा था, वो था 2000 से लेकर 1750 तक का समय। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो हमारी सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, इसका टाइम पीरियड कौन सा था, तो वो था 2350 से 1750 तक। और ये हमें टाइम पीरियड के बारे में पता कैसे चला कि इतनी पुरानी सभ्यता है? वो एक पत्ती होती है C14। इस पत्ती के द्वारा हम किसी भी चीज़ का, जैसे कोई चट्टान है और है, उसका टेस्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि ये वस्तु कितनी पुरानी है। 1000 साल पुरानी है, 5000 साल पुरानी है, 10,000 साल पुरानी है, उससे हमें पता चल जाता है C14 पत्ती से। फिर अभी जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विस्तार कहाँ था, कौन से क्षेत्रों में ये फैली हुई थी? सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्वीय क्षेत्र में हमारे, अगर पूर्व के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक थी? जो आलगिरपुर था, यूपी के अंदर पड़ता है आलगिरपुर, हिंड नदी पे है। पूर्व में जाएंगे तो आलगिरपुर तक हमारी सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी यूपी में। अगर पश्चिम की बात करें तो सुख्ता जैडोर, जो कि ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ेगा, दासक नदी पर। तो पूर्व में आलगिरपुर तक, पश्चिम में सुख्ता जैडोर तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। उत्तर में मांडा तक, मांडा पड़ता हमारा जम्मू कश्मीर में, और ये चिनाब नदी पर पड़ेगा। उत्तर में मांडा तक, और दक्षिण में दैमाबाद तक। दैमाबाद पड़ेगा हमारा महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी पर, या परवरा नदी भी हम इसको बोल सकते हैं, परवरा नदी पर। तो अभी दोबारा से इसका विस्तार देखो, कभी भी कोई भी इसका जो छोर है वो पूछा जा सकता है कि अगर कहीं पूर्व में कहाँ था, आलगिरपुर तक यूपी में हिंड नदी पर, पश्चिम में सुख्ता जैडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में दासक नदी पर, और उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है चिनाब नदी पर, और दक्षिण दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ेगा गोदावरी नदी पर। ये इसके विस्तार थे। एक चीज़ अवश्य याद रखें कि जो आज़ादी के बाद से हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे ज़्यादा स्थान खोजे गए हैं भारत में, वो कहाँ मिले हमें? वो हमें गुजरात से मिले हैं। और जो स्वास्तिक चिन्ह यानी कि हमारा जो ये चिन्ह होता है, स्वास्तिक चिन्ह, ये हमें सिंधु सभ्यता के ही देन है। और हड़प्पा में शवों को दफनाने और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी, यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा जो स्थान मिला था हमें, वहाँ पर शवों को दफनाया जाता था। जबकि मोहनजोदड़ो भी हमें एक, ये हड़प्पा की तरह एक स्थान की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो, उसमें शवों को जलाने की प्रथा थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्वास्तिक का चिन्ह है वो हमें कहाँ से मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से हमें मिला है। इसके बाद ही आज की क्लास में इतना ही करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम। इसके आगे जो हरियाणा में जो महत्वपूर्ण स्थान है उनके बारे में जानेंगे। अभी तक हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लिया, अभी टोटली हरियाणा का पढ़ेंगे। जैसे कि राखी गढ़ी हुआ, ये भिड़ाना है, भगवानपुरा, मिताथल, और इसके साथ साथ दौलतपुर, गिरवाड़, बालू कैथल में जो ये जितने भी स्थान हमें मिले हैं,
सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में जो जो स्थान है उन सब का डिटेल से वर्णन और डिटेल से उन पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उनमें, क्योंकि वो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा फिर, और उसको बहुत अच्छे से हम कवर करते चलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, लाइक करें वीडियो को, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। अगर आपको कमी लगती है तब भी आप वीडियो में लिख सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। तो चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की क्लास। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।